नाउ वी आर ऑन टू द पार्ट 2 ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मेथडोलॉजी, कौन सा मेथड फॉलो किया गया था और उस मेथड में कौन कौन से स्टेप्स थे, साथ में फाइनल रिजल्ट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या था और कुछ लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो मेरे पास प्रेजेंट है और मैं आप सब लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं। इसमें जो है 2 अप्रोच पर्टिकुलरली ली गई थी। एक था कि हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ओनली आइडेंटिफाई द जीन्स, यानी हम ये कर सकते हैं कि जो जीन्स हैं सिर्फ उनको सीक्वेंस करवा लेते हैं, देन वी विल जस्ट शेयर द डाटा विद एवरीबडी। तो वो क्या कर सकते हैं, उससे प्रोटीन प्रोड्यूस करवा सकते हैं या कोई भी डिजीज के लिए हम उनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे एक्टिवली वही जीन्स एक्सप्रेस हो रही हैं। बट सेकेंड कंडीशन वाज सीक्वेंस द होल जीनोम एंड देन असाइन द सीक्वेंस एनोटेशन। इसका मतलब कि कंप्लीट जीनोम फ्रॉम 0 न्यूक्लियोटाइड टू एंड न्यूक्लियोटाइड हम सीक्वेंस करवाते हैं पूरा जीनोम, और फिर क्या करेंगे, जो भी जीन की एनोटेशंस हैं, जो भी सीक्वेंस की एनोटेशन है, वो हम उनको टैग्स जो है डीएनए सीक्वेंस को प्रोवाइड कर देंगे। बट फर्स्ट कंडीशन वाज फॉर प्रेजेंट। नाउ ये सेकंड जो कंडीशन थी इवोल्यूशनरी हेल्प भी कर सकती थी, क्योंकि पहले कौन सी जीन प्रेजेंट थी, पहले कौन सी जीन एक्सप्रेस होती थी, वो इस तरह की जीन्स को के लिए भी। तो ये सेकंड मेथड जो है इसको पर्टिकुलरली फॉलो किया गया था। Now we are on to the steps that are used in the methodology of second step that was used. And first of all, we have a human cell. From this human cell, the whole DNA was extracted out. Then it was dissected, or you can say nucleated into certain pieces, large chunks of DNA around 150 mega base pairs. फिर इन बेस पेयर के जो ये डीएनए चंक्स थे, इनको इंसर्ट कर दिया इनटू द बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एंड दिस इज यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। अब ये क्या कर सकते हैं, इनके पास जो डीएनए प्रेजेंट होता है, वो डीएनए अगर हम उसको कोई फॉरेन जीन भी प्रोवाइड कर देते हैं, तो वो उसको अपने क्रोमोसोम के साथ, यानी विद देयर ओन क्रोमोसोम, वो उसको क्या करते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं। एम्पलीफाई मतलब व्हेन देयर जनरेशन इंक्रीजेस, जब बैक्टीरिया के अंदर सपोज हमने डाल दिया हमारा जीन, फिर ये सीक्वेंस, फिर इसके बाद क्या, बैक्टीरिया जब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और वो जब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगा, तो उसके साथ साथ हमारा ये चंक जो है वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग इन नंबर। सो अलोंग विद पीसीआर, दिस इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, इसके साथ साथ हमने एम्पलीफिकेशन के लिए इन दोनों प्रोसेसेस को भी एम्प्लॉय कर लिया। जब एक बहुत अच्छी सी एम्पलीफिकेशन प्रेजेंट थी, मल्टीपल कॉपीज प्रेजेंट थी, तो हमने सेंगर मेथड को यूज किया। दिस वाज फ्रेडरिक सेंगर, और इसने सीक्वेंसिंग के लिए एक मेथड दिया था इन 1970। क्वेश्चन आता है बहुत बार, रिमेंबर कि सेंगर मेथड क्या है और कहां यूज होता है। इसका ना सिर्फ यहां पे रोल है, बल्कि इसका रोल जो है बायोटेक्नोलॉजी में भी काफी ज्यादा आएगा। और इस मेथड को यूज किया गया था सीक्वेंसिंग के लिए। आफ्टर सीक्वेंसिंग द डीएनए वाज अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरलैपिंग एरिया। देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें एक ये एरिया और इसका ये एरिया, दोनों के पास बिल्कुल सेम सीक्वेंस प्रेजेंट है, तो मुझे वही एक सीक्वेंस 2 बार स्टोर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये अरेंजमेंट जो था इसी बेसिस पे था कि जो भी ओवरलैपिंग रीजन है, सपोज इसका ये रीजन, इसका ये रीजन, इन दोनों में से किसी एक सीक्वेंस को हम ले लेंगे, और फाइनल जो सीक्वेंस होगी वो कुछ इस तरह की होगी। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास ये 150 मेगा बेस पेयर, 150 मेगा बेस पेयर, इसमें से सपोज 30 मेगा बेस पेयर का जो एरिया है वो क्या ओवरलैप कर गया, तो हमारे पास कितना बचता है, 270 मेगा बेस पेयर। पहले मेरे को 300 मेगा बेस पेयर स्टोर करने थे, अब 30 इसमें से मैंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तो वो क्या होगा, 270 मेगा बेस पेयर बच जाएगा। और इसी तरीके से स्टोरेज में हेल्प हो सकती है, इजी रह सकता है। बायो इंफॉर्मेशन को यूज किया, उसके बाद बायो इंफॉर्मेशन का काम आ जाता है, तो जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग्स हैं उनको यूज कर लिया। एक तो इस चीज के लिए कि सीक्वेंस एनोटेशन जो है ओवरलैप कर रही है, उनको रिकॉग्नाइज करके, और डीएनए की जो सीक्वेंस है उनको अलाइन करना। उनके अलाइनमेंट के बाद है फाइनल एनोटेशन मिल गई हमें, और वो फाइनल एनोटेशन जो है, अब देखिए ये जो रीजन जो है हमने ओवरलैप किया है, ये रीजन, बट ये रीजन क्रोमोसोम्स में ओवरलैप नहीं होता।
तो फाइनली जो है सॉफ्टवेयर ने सिर्फ स्टोर करने के लिए इस चीज को इस तरह से स्टोर किया, बट जब क्रोमोसोम्स को वो सीक्वेंस प्रोवाइड करनी थी तो उसने क्या किया, कंप्लीट सीक्वेंस जो है क्रोमोसोम को प्रोवाइड कर दी। देन वी हैव द फिजिकल मैप, और फिर उसके बाद एक फिजिकल मैप प्रिपेयर किया गया था। फिजिकल मैप समथिंग लाइक दिस, ये अगर क्रोमोसोम है तो इस पे जो जीन प्रेजेंट होती है, जीन का साइज क्या है, ठीक है। इस तरीके से कौन कौन सी जीन कहां प्रेजेंट है और उसका क्या साइज है, साथ में उसके होमोलॉग के पास भी वही सेम जीन प्रेजेंट होगी। तो इसी तरीके से बाय यूजिंग द न्यूक्लियसिस, न्यूक्लियसिस क्या होते हैं, एंडोन्यूक्लियस, इनके पास एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होती है जो हर एक जीन के पहले और बाद में क्या होगी, प्रेजेंट होगी। अब पहले और बाद में अगर सीक्वेंस प्रेजेंट है और मैं किसी डीएनए को एंडोन्यूक्लियस का डाइजेशन देता हूं तो वो मुझे जीन्स प्रोवाइड कर देगा। अब अगर रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की सीक्वेंस का मुझे पता चल जाए तो मुझे ये पता चल सकता है कि पर्टिकुलर जीन जो है वो इस पोजीशन से लेकर और इस पोजीशन तक प्रेजेंट होगी। साथ में पॉलीमॉर्फिज्म, जो भी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो है वो डिफरेंसेस शो करते हैं, उनके बेसिस पे फाइनल एक मैप जो है वो क्रोमोसोम को प्रोवाइड कर दिया गया था। नाउ वी आर ऑन टू द रिजल्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। देखिए सबसे पहले एक बात मैं आपको बता देता हूं कि 2003 में जो था वो 2003 में जो भी कंडीशंस थी, यानी प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की जो बातें थी, वो एक्चुअली सीक्वेंसिंग कंप्लीट हुई थी। सीक्वेंसेस को एनोटेशन नहीं दिया गया था। फाइनल एनोटेशन जो है वो क्रोमोसोम नंबर 1 को मिला था, विच इज द लार्जेस्ट क्रोमोसोम इन ह्यूमन जीनोम, क्रोमोसोम नंबर 1। वो एनोटेशन कंप्लीट होने के बाद में फाइनल रिजल्ट जो है वो मई 2006 में आउट किया गया था। बट ये जो कंप्लीट जीनोम प्रोजेक्ट है वो आज तक भी चल रहा है, टिल डेट। Until now we have 79 unresolved regions in 2020। आज के साल में, आज के दिन पे we have 79 unresolved regions। 2015 में 300 के अराउंड प्रेजेंट थे, धीरे धीरे उनको सोल्व करके और फाइनली वी आर ऑन टू 79। 22,800 जीन्स आर प्रेजेंट इन कंप्लीट ह्यूमन जीनोम, और ये 22,800 जीन्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2% हिस्सा है किस चीज का, कंप्लीट जीनोम का। अब ये जो 2% हिस्सा है ये भी सिर्फ 99% जो है वो जीनोम जो है वो सिमिलर होता है, ठीक है, 2% हिस्सा। अब बाकी जो बचा उसमें से कंप्लीट जीनोम का जो भी हिस्सा है उसमें से 99.9% जो है सभी ह्यूमंस के अंदर सेम है। सिर्फ 0.1% जो हिस्सा है, 0.1% जो सीक्वेंसेस हैं वो डिफरेंस प्रोवाइड करती हैं, डाइवर्सिटी प्रोवाइड करती हैं, और वो डाइवर्सिटी के लिए 3.4 मिलियन बेस पेयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इन 3.4 मिलियन बेस पेयर्स में से भी 1.4 मिलियन लोकेशंस ऐसी हैं जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को शो करती हैं, और यहां पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। दिस इज 1 डीएनए सीक्वेंस, दिस इज सेकंड डीएनए सीक्वेंस, और यहां पर सीक्वेंस जो है सिर्फ इस अकेले न्यूक्लियोटाइड की वजह से डिफरेंस होगी, इसे बोलते हैं एसएनपीज, ठीक है। लार्जेस्ट जीन विच इज प्रेजेंट इज 2.4 मिलियन बेस पेयर लॉन्ग, जो प्रेजेंट होती है मस्कुलर डिस्ट्रोफी की जीन, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जीन हैविंग 2.4 मिलियन बेस पेयर्स। जीनोम का जो साइज है दैट इज 3.1647 बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, बिलियन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स, इतना लंबा होता है। इसमें सबसे बड़ा क्रोमोसोम है क्रोमोसोम नंबर 1, लार्जेस्ट, जिसके पास 2968 जीन प्रेजेंट है, और सबसे छोटा है वाई क्रोमोसोम जिसके पास 231 जीन्स प्रेजेंट होंगी।